हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद जीएस कश्यप। आज 26 नवंबर है और आज हम 26 नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पढ़ेंगे और उसके साथ मैंने कुछ वन लाइनर भी ऐड किए हैं, उस न्यूज़ के बारे में भी देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 26 नवंबर का इतिहास जानते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि आज के ही दिन 1949 में संविधान को अपनाया गया था। तो ये आपको डेट याद रखनी है, 26 नवंबर 1949, और इसके दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। अगर हम संविधान के बारे में बेसिक जानकारी देखते हैं, तो जो मूल संविधान था, ये जो शुरुआत में आया था, उसमें 395 आपके अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी यानी लिस्ट थी आपकी, और 22 पार्ट यानी 22 भाग थे। उसके अलावा अगर इसको तैयारी में जो टाइम देखते हैं तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन मोस्टली सबको पता होता है, फिर भी मैंने यहाँ मेंशन किया है। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक के रूप में यानी मोहर के रूप में चुना गया था, ये बात कम लोगों को पता होती है। अगर इसके संवैधानिक सलाहकार की बात करते हैं तो BN राव इसके संवैधानिक सलाहकार थे, और इसको हस्तलिखित किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। इसने अपने हाथों से इसको लिखा था, इंग्लिश वाली जो लैंग्वेज थी उसमें। और इसका हिंदी जो संस्करण, मूल भाषा जो मूल संविधान था, उसको हिंदी संस्करण जो लिखा था वो वसंत कृष्ण वैद्य ये जो थे, इन्होंने इसको हिंदी में मतलब ट्रांसलेट किया था। और संविधान को पूरी तरीके से लागू जो किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और इस संविधान दिवस की जो बात करें तो ये 2015 में सरकार ने शुरू किया था। उससे पहले हम इस दिन को नहीं मनाते थे, 2015 से हम इसको रेगुलर मना रहे हैं। तो ये 26 नवंबर का कुछ संक्षिप्त इतिहास है। तो हम 26 नवंबर के बारे में और थोड़ा सा जानते हैं। तो 1992 में आज के ही दिन जो आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट कंजर्वेशन डे था, उसको सेलिब्रेट किया गया था फर्स्ट टाइम, यानी विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। उसके अलावा 26/11 का जो हमला हुआ था 2008 में ताज होटल मुंबई में, वो भी आज के दिन हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। उसके अलावा जो दिल्ली की जो पार्टी है, मतलब जो दिल्ली में स्थापित हुई थी आम आदमी पार्टी, उसकी भी स्थापना ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट मतलब घोषणा हुई थी वो 2012 में 26 नवंबर को हुई थी। हालांकि इसके अक्टूबर में औपचारिक घोषणा हो गई थी, मतलब घोषणा हो गई थी, लेकिन जो फॉर्म हुआ था, जो डेट दी गई थी, वो इस डेट दी गई थी 26 नवंबर 2012। उसके अलावा नासा का एक मिशन था इनसाइट, जो इनसाइट मिशन था जो मार्स पे आपका लैंड हुआ था आज के ही दिन, और ये 7 महीने बाद वहाँ जाके लैंड हुआ था। यहाँ से चलने में उसको 7 महीने का समय लगा था। उसके अलावा एक ट्रांसजेंडर बिल पास किया था ट्रांसजेंडर के लिए पार्लियामेंट में 2019 में, ये भी दिन था आपका 26 नवंबर। तो ये कुछ आपकी बेसिक जानकारी थी। अब हम चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न है आपका, इसरो ने 26 नवंबर 2022 को PSLV C-54 रॉकेट लॉन्च किया। इसमें कितने नैनो उपग्रह शामिल थे? यहाँ कुल उपग्रह की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर नैनो उपग्रह पूछे जा रहे हैं। इसमें कितने नैनो उपग्रह थे आपके? नैनो सैटेलाइट्स जो थे वो इसमें कितने थे? ऑप्शन से आपके 8, 11, 17 या 24। आपका सही आंसर हो जाएगा 8, यानी इसमें 8 आपके नैनो सैटेलाइट। तो ये आपकी लॉन्चिंग साइट है जो श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो जो PSLV C-54 है, यानी जो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, इसको लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा, और 26 नवंबर 2022 को इसको लॉन्च किया गया है। और कहाँ से लॉन्च किया गया ये भी पता होना चाहिए। सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है आपका श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, यहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। अगर इसको देखते हैं तो इसमें एक आपका अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है EOS, जिसको बोलते हैं EOS 06, ये अलग ऑर्बिट में जाएगा। और इसके अलावा इसमें 8 नैनो सैटेलाइट हैं आपके, 8 जो नैनो सैटेलाइट्स हैं। और 8 जो नैनो सैटेलाइट है इसमें अलग अलग, मतलब जैसे भूटान के लिए हमने 2 सैटेलाइट भेजे हैं, नहीं मतलब इसका नाम सैटेलाइट 2 है INS-2B, यानी इसरो नैनो सैटेलाइट 2, और B से मतलब भूटान, ये आपने उसका एक सैटेलाइट भेजा है। उसके अलावा एक आनंद नाम का सैटेलाइट भेजा है, एक एस्ट्रोकास्ट मतलब एस्ट्रोकास्ट के 4 सैटेलाइट भेजे हैं, और 2 आपके थाईबोल्ट सैटेलाइट हमने भेजे हैं। तो जो EOS 6 हमने जो सैटेलाइट भेजा है, ये बाकी के जो 8 हैं वो नैनो है, और ये आपका
आपका अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। और ये जो है ओशिन सैट सीरीज में भेजा गया है। ओशिन सैट सीरीज क्या है, इसमें क्या था, जो ओशिनोग्राफिक जो ऑब्जर्वेशन का उसके लिए ये सीरीज शुरू की गई थी, उस पर नज़र रखने के लिए। तो ये ओशिन सैट सीरीज के अंतर्गत भेजा गया है। और ये 56 तो आपकी फ़्लाइट थी PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की। और 24th ये फ़्लाइट थी आपकी PSLV XL वर्जन की। तो ये कुछ डेटा है, जैसे EOS आपका है, पहला वाला EOS है, इसको एजेंसी आपकी इंडिया के लिए इंडिया ने मतलब अपने लिए भेजा है। और इसको जो मास है, वजन है इसका 1117 किलोग्राम है। जो INS-2B है, ये आपका भूटान के लिए भेजा है इंडिया ने। और इसको 18 किलो कुछ वजन है इसका। ये आपका भूटान वाला है, दूसरा वाला। ये आपका आनंद है, ये आपका एस्ट्रोकार्ट है, और ये आपका थाईवोल्ट है। सबका मैंने यहाँ फिगर भी डाला है। तो ये आपका जो अभी जो भेजे गए थे उसके सैटेलाइट के बारे में जानकारी। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा 8। आपको पता, अब मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि इसरो को 15 अगस्त आपका 1969 को लॉन्च किया गया था, मतलब इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और इसके जो वर्तमान में हेड हैं वो S सोमनाथ जी हैं। आपको याद रखिए, S सोमनाथ। अगला प्रश्न है आपका, गणतंत्र दिवस 2023 में भारत ने मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ऑप्शंस हैं आपके, ऋषि सुनक, अब्देल फतेह, मध्य एशिया के नेता, या जायर बोल्सोनारो। आपका सही आंसर हो जाएगा अब्देल फतेह। देखते हैं, ये आपके अब्देल फतेह जी हैं। और ये अभी के इजिप्ट के प्रेसिडेंट है अभी के। और इनको 2023 का रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस होगा, उसके लिए इनको इनवाइट किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि 2021 और 22 में हमने इनवाइट तो किया था, लेकिन कोई भी चीफ गेस्ट नहीं आया था। और ये शायद 4 बार है जब कोई चीफ गेस्ट नहीं आया। अभी तक 4 बार ऐसा हो चुका है। 1956-57 में भी, उस समय भी कोई चीफ गेस्ट नहीं आया था। अगर देखा जाए तो हमने 2021 में इनवाइट किया था, जो आपके लीडर्स थे मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया के जो लीडर्स थे उनको इनवाइट किया था। लेकिन कोविड के चलते की वजह से ये लोग इनवाइट नहीं किए, मतलब आए नहीं थे। इन्होंने फिर बाद में कुछ ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने मीटिंग रखी थी उसकी पूर्ति करने के लिए। अगर देखा जाए तो लास्ट में जो अटेंड किया था वो जायर बोल्सोनारो ने 2020 में अटेंड किया था इस फंक्शन को। उसके बाद से 2023 में अभी आने वाले हैं, और ये जनवरी में होगा आपका 26 जनवरी को रिपब्लिक डे पर। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा अब्देल फतेह। ऋषि सुनक की बात करते हैं तो आपका ये यूके के अभी प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं। और मध्य एशिया में जो आपके 5 देश आते हैं, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, आपके उज्बेकिस्तान, और आपका हो जाता है TT, और किर्गिस्तान, और आपका कजाकिस्तान, KKTTU। ऐसे आप याद रख सकते हैं, कोई भी ट्रिक आपको लगा सकते हैं। ये किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और जायर बोल्सोनारो ये ब्राज़ील के पहले राष्ट्रपति थे, अभी वहाँ चुनाव हार गए हैं। और वहाँ जो लूला थे, लूला डी सिल्वा, वहाँ के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति बन गए हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के लिए 2023 से लेकर 2025 तक उपाध्यक्ष का पद किसने जीता है? आपको बताना है। 22 प्रेसिडेंसी जो जीती है वो किसने जीती, कौन सी कंट्री ने? इंडिया, साउथ कोरिया, जर्मनी या कतर? सही आंसर है आपका इंडिया, यानी भारत ने ये प्रेसिडेंसी जीती। तो ये जो भारत है 2023 से लेकर 2025 तक कार्यकाल के लिए इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन इसका उपाध्यक्ष रहेगा। इसके अलावा ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोर्ड यानी SMB का भी अध्यक्ष बना रहेगा। जो इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन है, इसकी बैठक अभी सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, अमेरिका में, जो अमेरिका का एक शहर है। और जिसमें जितने भी इसके सदस्य हैं, सभी सदस्यों ने इसमें मतदान किया था। और इसमें 90% से ज़्यादा भारत को मत मिला है। तो जो IC में भारत की प्रतिनिधि और भारत मानक ब्यूरो यानी BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, और विभिन्न तकनीकी समितियों को चुना गया था। तो इसमें भारत ने जीता है, आपको इतना याद रखना है। और तो ये 2023 से लेकर 2025 तक डेट भी आप देख लीजिए। और ये उपाध्यक्ष देखा जाए तो ये श्री बिमल महेंदु
महेंद्र जो हैं आपके इसके उपाध्यक्ष होंगे इस कमेटी के। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन है आपके 26 नवंबर, 22 नवंबर, 26 नवंबर या फिर 25 नवंबर। सही आंसर है आपका 26 नवंबर, यानी 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। तो आइए हम देखते हैं। ये आपके हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी इस बार, और जो बर्थ एनिवर्सरी थी वो 101वीं बर्थ एनिवर्सरी थी, और इसी दिन हम इनको मतलब सेलिब्रेट करते हैं नेशनल मिल्क डे के रूप में, क्योंकि ये श्वेत क्रांति के पिता बोले जाते हैं भारत में, यानी श्वेत क्रांति के जनक। अगर व्हाइट रेवोल्यूशन को जो किसी ने यहाँ पर उत्पन्न किया था, यानी उसके जो फादर थे वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। और अगर इस दिन क्या है, आपके नेशनल गोपा रत्न अवार्ड भी दिए जा रहे हैं, और ये 3 कैटेगरी में दिए जाएंगे। जो किसान होते हैं, जो डेयरी संचालक होते हैं, या फिर जो उससे संबंधित है, उनको ये अवार्ड दिए जाएंगे। ऑपरेशन फ्लड की बात करें तो आपका 1970 में शुरू किया गया था, और इंडियन डेयरी एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी वो 1948 में हुई थी, क्योंकि इसमें इंडियन डेयरी एसोसिएशन भाग ले रहा है, तो हमने उसको भी बारे में लिखा है। अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल मिल्क डे की, तो ये आपका 1 जून को मनाया जाता है। देखिए, इंटरनेशनल मिल्क डे 1 जून को मनाया जाता है, जबकि जो भारत का राष्ट्रीय मिल्क डे है वो आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। अगला प्रश्न है, हाल ही में ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शंस हैं आपके जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल या फिर आपका तमिलनाडु। आपका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर यानी अभी आपका यूटी बना हुआ है। तो ये आपकी जो ई गवर्नेंस पर काउंसिल हुई है उसका ये फोटो मैंने डाला है। तो ये अभी की 25वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस थी ई गवर्नेंस पर, जो कि जम्मू कश्मीर के कटरा में शुरू हुई है। आपको जम्मू कश्मीर में भी जगह है, और ये 2 दिन चलने वाली है, 26 से 27 नवंबर तक। और ये सिल्वर जुबली है, यानी 25 साल इसको पूरे हो गए हैं, तो 25वीं है, 25 साल इसके पूरे हो गए, तो 25 में ये आपकी सिल्वर जुबली एडिशन है इसका। और यहाँ पर ये जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनको इनॉग्रेट किया था, और इसका ऑब्जेक्टिव है, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव टू गुड गवर्नेंस, यानी गुड गवर्नेंस है इज टू ब्रिंग ईज ऑफ लिविंग इन द लाइफ ऑफ कॉमन मैन, यानी जो आम आदमी है उनकी जो ज़िंदगी है उसमें ईज लेके आना, यानी सरलता लेके आना, वही इसका उद्देश्य है। अगर हम इसकी थीम देखते हैं तो ब्रिंगिंग सिटीजन्स, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट क्लोजर इसकी थीम है, और इसमें जो मिनिस्ट्री पार्टिसिपेट कर रही हैं वो DARPG यानी डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस, उसके अलावा MEIT यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसके अलावा जो जम्मू कश्मीर में हो रही है तो वहाँ की भी एक आपकी रेगुलेटरी चाहिए, तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये आपकी मिलकर के सारे इसको आयोजित कर रही हैं। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो इसकी राजधानी आप बता दीजिए मुझे। और वेस्ट बंगाल की राजधानी आपकी कोलकाता, और तमिलनाडु की राजधानी आपकी चेन्नई हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश की शिमला हो जाएगी आपकी। अगला प्रश्न है आपका, अभी ये काफ़ी चर्चा में 53 आवर्स चैलेंज, और आने वाले बहुत सारे एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप इसको अच्छे से याद कीजिए। इसमें क्या हुआ है, 53 जो आवर्स थे उसमें एक फ़िल्म बनानी थी, तो वही पूछा है इन जो फिल्म बनाई गई थी उसमें किस फिल्म को मतलब चुना गया है, किस फिल्म ने ये अवार्ड जीता है 53 आवर्स चैलेंज का। आपके ऑप्शन हैं अंतर्दृष्टि, द रिंग, 100 का नोट या डियर डायरी। इस प्रश्न का आपका सही आंसर है डियर डायरी। ये जो सारी फिल्में हैं ये शॉर्ट फिल्म है। तो जो फिल्म डियर डायरी है आपकी वो विंस 53 आवर्स चैलेंज, यानी 53 घंटे का जो चैलेंज था वो इसको डियर डायरी ने जीता है। इसमें क्या, इसको 53 आवर चैलेंज को 75 जो क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो एक प्रोग्राम था उसमें लॉन्च किया गया था। उसको मतलब इसको टारगेट दिया गया था कि आपको 53 आवर्स में एक फ़िल्म बनानी है, और फिल्म में जो बनानी थी इंडिया एट 100, इसकी थीम पर इसको फिल्म को बनाना था। तो इसकी जो स्टोरी है, जो मैंने कुछ स्टोरी इसमें ऐड की है, जो इसके हेड जिन्होंने ये इसको हेड किया है, मतलब जो कमेटी के हेड थे, इसके जो सिलेक्ट करने वाली कमेटी के हेड थे,
जो पिल्चर थे उन्होंने मतलब उस स्टोरी को बोला है कि एक लड़की है हु वाज अब्यूज्ड फॉर 20 ईयर्स एगो इन 2000 मतलब 47, ये आगे की स्टोरी है। हर सिस्टर कम्स होम एंड गोज टू द सेम प्लेस एंड हर सिस्टर रियलाइज दैट इंडिया हैज़ बिकम ए बेटर प्लेस फॉर वुमेन। मतलब 2047 में जब जाते हैं तो उसकी जो बहन है वो किसी दूसरे देश में रहती है और वहाँ पर मतलब उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। जब उसकी दूसरी बहन है जो भारत में रहती है 2047 में जब वो वापस आती है तो देखते हैं कि यहाँ पर मतलब वो बहुत अच्छा स्थान है। और यही दिखाया गया है द ब्यूटी ऑफ दिस फिल्म इज टेल दैट it can tell very deep truth and reach them into their minds and provoke thoughts and bring us together that then send us away। मतलब ये भारत के बारे में थोड़ा सा अच्छा दिखाया गया है इसमें, और मतलब बहुत सारी और भी चीज़ें हैं इसमें जो इसमें शॉर्ट में थोड़ा सा बता दिया गया है। और ये जो पांचों फिल्में हैं ये 27 नवंबर यानी कल आयोजित की जाएंगी, संडे को मतलब टेलीकास्ट किया जाएगा, तो आप इसको देख सकते हैं वेबसाइट पे जाके। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डियर डायरी। और जो उनके जो आपके कमेटी सिलेक्टिंग के हेड थे जो पिल्चर है वो बोल रहे थे कि ये जो सारी फिल्में हैं ना इतनी अच्छी फिल्में बनाई हैं 5 टीमों ने, 5 फिल्में बनाई गई थी। जो आपके सिलेक्टर्स थे जो 75 लोग थे उनको 5 टीम में डिवाइड कर दिया गया था और उन्होंने 5 फिल्में बनाई थी और उन्होंने बोला कि पाँचों की पाँचों फिल्में बहुत अच्छी हैं। मुश्किल हो जा रहा सिलेक्शन करना, फिर भी उन्होंने एक तो सिलेक्ट करना ही था, इसलिए डियर डायरी को उन्होंने के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी का सचिवालय कहाँ है? आपके ऑप्शंस हैं दुबई, दोहा, रियाद या मैस्कट। सही आंसर है आपका रियाद। रियाद यानी सऊदी अरबिया की राजधानी है ये रियाद। तो अभी क्या हुआ है, इंडिया गल्फ कॉरपोरेशन या काउंसिल यानी जीसीसी ने जो मुक्त व्यापार समझौता है एफटीए, मतलब जो वार्ता अभी बीच में अधर में लटक गई थी उसको दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया है। और ये बहुत अच्छा है क्योंकि हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा तो इससे बहुत सारे छोटे छोटे व्यापारियों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। बड़े व्यापारी क्या मैनेज कर लेते हैं, लेकिन छोटे छोटे जो एक्सपोर्टर्स रहते हैं वो मतलब टैक्स वगैरह और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको नहीं झेल पाते हैं। तो इसमें वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता कार्य और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण कपड़ा मंत्री जो पीयूष गोयल जी हैं, उसके अलावा जो गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के महासचिव डॉक्टर नायफ फले एम अल हसरफ, बहुत लंबा नाम है इनका, इन्होंने आज नई दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस की थी और जिसमें इंडिया जीसीसी एफटीए पर चर्चा बोला कि हम इस पर बात करेंगे। देखा जाए तो जो जीसीसी है भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदारी है और 2020-21 में इनके बीच जो पूरा व्यापार था 154 अरब यूएसडी यानी डॉलर का था, अमेरिकन डॉलर का था, जिसमें निर्यात लगभग 44 अरब डॉलर किया गया था, जबकि आयात आपका 110 अरब मतलब डॉलर था। तो मतलब हमने आयात ज़्यादा किया है निर्यात से, 2 गुने से भी ज़्यादा का फ़र्क है, 2.5 गुना के लगभग है आपका। अगर देखा जाए तो आयात में आपका जो तेल है, तेल का आयात लगभग 35% हमारा भारत की ज़रूरतों का यहाँ से लेते हैं, और जो गैस है वो अपनी भारत की ज़रूरतों का 70% हम यहाँ जीसीसी यानी गल्फ खाड़ी से देशों से लेते हैं। अगर जीसीसी हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो ये रियाद सऊदी अरब में है और इसका फॉर्मेशन किया गया था 1981 में इसको बनाया गया था। और इसको जो मेंबर सदस्य हैं तो वो बहरीन है, आपका कुवैत है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरबिया और यूएई है, ये आपस में लगे हुए हैं। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा रियाद। ये कभी इसने मतलब ये जो भी क्वेश्चन चर्चा में रहते हैं, जो भी चीज़ें या जो घटना इवेंट चर्चा में रहते हैं उनमें से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन ऐड किया है। अगला प्रश्न है MPLADS कार्यक्रम किससे संबंधित है? आपको बताना है कि MPLADS जो प्रोग्राम है वो किससे रिलेटेड है। ऑप्शन है आपके सांसद निधि से सार्वजनिक क्षेत्र का विकास करना, MSME को ऋण प्रदान करना, विश्व बैंक द्वारा जलवायु प्रभावित देशों की सहायता करना, या साइबर सुरक्षा के लिए एक संगोष्ठी मतलब जो आयोजित की गई है। तो आपको बताना है क्या आंसर होगा इसका। इसका सही आंसर है आपका सांसद निधि से सार्वजनिक विकास करना। तो आपको जो MPLADS की फुल फॉर्म देख लेते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ये MPLADS स्कीम है जो कि केंद्र सरकार की एक योजना है, यानी इसको जो पूरा फंड है केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है और इसको शुरू किया गया था 23 दिसंबर 1993 को। अगर उसमें देखा जाए तो जो आपके MP होते हैं यानी सांसद होते हैं उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलप करना होता है, जैसे कि पेयजल
उसके अलावा सुरक्षा, जो प्रारंभिक शिक्षा है, आपकी स्वास्थ्य है, सार्वजनिक स्वास्थ्य है, सड़क वगैरह है, गलियाँ वगैरह, या फिर कोई भी सरकारी संपत्ति है, उसको मतलब विकास किया जाए, उसको अच्छा बनाया जाए, उसमें जो भी कमियां हैं उसको सुधारा जाए। तो ये काम उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किया जाता है, उनका जो मतलब गृह निर्वाचित क्षेत्र होता है उसमें करते हैं। इसके लिए इनको हर साल 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, जिसको सांसद निधि बोला जाता है। उसके इसमें क्या होता है, जो राज्यसभा के मेंबर है वो अपने पार्लियामेंट में, मतलब लोकसभा और राज्यसभा आपके दो सदन होते हैं। तो राज्यसभा जहाँ से वो नॉमिनेट, मतलब जहाँ से वो चुने जाते हैं, वो उसमें से कोई भी वो जगह को, डिस्ट्रिक्ट को आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर जो नॉमिनेटेड मेंबर्स भी रहते हैं, जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर रहते हैं आपको जो राज्यसभा में, जिनको प्रधान राष्ट्रपति जी नॉमिनेट करते हैं, वो भी कोई भी मतलब आपका एक से या एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट को अपने हिसाब से चुन सकते हैं। और ये मतलब चुनना ज़रूरी है, और इसमें आपको इम्प्लीमेंट किया जाता है चीज़ों को, मतलब जो भी स्कीम्स हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करके मतलब उसका विकास किया जाता है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा इसका, सांसद निधि से सार्वजनिक क्षेत्र का विकास कर। अगला प्रश्न है आपका, ये क्वेश्चन पिछली बार आरआरबी में पूछा गया था, 2020 का जो एग्जाम हुआ था, और इस बार फिर इसका मतलब अभी हर साल ये इंडेक्स आता है। आपको बताना है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, यानी व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि इसको जारी कौन करता है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पहले इसका आंसर बताना है। आपके ऑप्शन हैं 46, 40, 36 या 30। सही आंसर है आपका 40। तो इसको ग्लोबल जो इनोवेशन इंडेक्स है 2022 को अभी रिलीज किया गया है, और इसको WIPO यानी WIPO ने रिलीज किया है। और WPO की अगर फुल फॉर्म यहाँ देखते हैं तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। बौद्धिक संपदा मतलब जो आपके दिमाग से रिलेटेड रहता है, ब्रेन रहता है। अगर इसकी थीम देखते हैं 2022 की, तो द फ्यूचर ऑफ इनोवेशन ड्राइवन ग्रोथ इसकी थीम है। यहाँ मैंने लिखी है वो, द फ्यूचर ऑफ इनोवेशन ड्राइवन थीम, मतलब इसका फोटो लिया है। और अगर इसमें टोटल 132 कंट्री को शामिल किया गया है, जिसमें सबसे नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड रहा है आपका, यानी स्विट्जरलैंड ने इसको टॉप किया है। भारत की रैंक 40 है। अगर देखा जाए 2021 था, भारत की रैंक 46 थी, 6 अंकों का सुधार हुआ है। और इससे पहले ही भारत की रैंक 2020 में 48 थी अप्रोक्सीमेटली। तो अगर देखा जाए WIPO आपकी यूनाइटेड नेशन की एक शाखा है, यानी ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस है इसका। और इसको इसको स्थापित किया गया था 14 जुलाई 1967 में। और इसका जो हेड क्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके वर्तमान में अभी हेड यानी डायरेक्टर जनरल है वो आपके डैरेन टैंग है। इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा 40। यहाँ पर ध्यान रखना, अगर एग्जाम में आपका 2021 पूछ लिया जाता है तो आपको 46 मारना है, और 2022 पूछता है तो आपको 40 मारना है। अगला प्रश्न है आपका कि नागरिकता संबंधी जो नियम है वो संविधान के किस भाग में, आपको सिटीजनशिप बतानी है, किस भाग में बताई गई है, सिटीजनशिप के बारे में बात की गई है। भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। इसका सही आंसर है आपका भाग 2, यानी जो भाग 2 है आपका संविधान का, उसमें आपके नागरिकता के लिए बात की है। तो इसमें आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 7 तक आपका सिटीजन से रिलेटेड है। मैं थोड़ा सा हल्का सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जो आर्टिकल 5 है वो आपका इसकी सिटीजनशिप जो कहता है कि जो जब मतलब भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हो गया था, तो ये जो बॉर्डर पे कभी लोग इधर जाते थे, कभी लोग उधर जाते थे, तो इसीलिए मतलब सिटीजनशिप का एक्ट मतलब इनको लाने, सिटीजनशिप के बारे में लिखना पड़ा। और उसमें बताया गया था कि जिनके पास जो भी डोमिसाइल है इंडियन टेरिटरी के, जिनके पास मतलब जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनको मतलब सिटीजनशिप हम देंगे। तो उनका कंडीशंस होनी चाहिए, या तो उनका जन्म भारतीय क्षेत्र में हुआ हो, इंडियन टेरिटरी में हुआ हो। आर्टिकल 5 में ये बातें लिखी गई हैं। अगर ये नहीं है तो उनके जो पिता हैं, माता पिता में से मतलब उनका जन्म इंडियन टेरिटरी में हुआ हो, या फिर वो मतलब रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो, कम से कम 5 साल तो भारत में रहे हों। मतलब ये बात हुई संविधान लागू होने तक। अगर उस समय अगर ये 5 साल तक भारत में रहे हैं तो हम उनको मतलब डायरेक्ट सिटीजनशिप दे देंगे। उसके अलावा आर्टिकल 6 कहता है कि जो लोग पाकिस्तान से आए हैं, यानी पाकिस्तान से जो शरणार्थी जो भारत में आए हैं, हम उनको भी सिटीजनशिप देंगे।
और उसके अलावा मतलब लेकिन वही कंडीशन थी इसमें कि उनके मतलब जो माँ बाप या ग्रैंड पा में कोई ना कोई भारत में उनका मतलब होना चाहिए, इंडियन टेरिटरी में मतलब उनका जन्म होना चाहिए, इसमें भी कंडीशन थी। और जो आर्टिकल 7 कहता है कि कुछ लोग क्या था यहाँ से छोड़ कर के जो भारतीय मतलब थे, जो पहले रहने वाले थे, उनके माता पिता इधर के थे, वो छोड़ के पाकिस्तान चले गए थे माइग्रेटेड। लेकिन वो मतलब 1947 के बाद, सॉरी 1947 के बाद भी अगर भारत वापस आते हैं तो हम भी उनको मतलब अगर वो यहाँ के रहने वाले थे तो हम उनको नागरिकता दे देंगे। ये आर्टिकल 7 कहता है। आर्टिकल 8 कहता है कि जो आपका सिटीजनशिप है वो भारतीय जो लोग हैं बाहर जाते हैं, जैसे नौकरी करते हैं या फिर वहाँ पर रह लेते हैं, तो भी उनकी जो सिटीजनशिप है इंडिया की बनी रहेगी। और वो कब तक बनी रहेगी? जब तक कि वो खुद वहाँ की नागरिकता स्वीकार नहीं कर लेते। तो ये आर्टिकल 9 में बोला गया है कि अगर किसी ने मतलब दूसरे देश की नागरिकता ले ली, यानी पीपल वॉलेंटरीली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन कंट्री, अगर फॉरेन कंट्री की आप नागरिकता ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। आप सिटीजन्स ऑफ इंडिया नहीं रहेंगे, विल नॉट बी सिटीजन्स ऑफ इंडिया एनी मोर। आर्टिकल 10 कहता है कि आपके जो अधिकार हैं सिटीजनशिप के, आपके आपके बने रहेंगे जब तक संसद कोई नया कानून नहीं बना देती, या जो भी नए कानून बनाती है, आपके जो अधिकार हैं नागरिकता के वो आपके पास बने रहेंगे। ये राइट की बात करती है। आर्टिकल जो 11 कहता है कि जो आपके सिटीजनशिप पे जो आपके नियम है, रूल है या रेगुलेट जो कर सकता है वो आपकी पार्लियामेंट यानी संसद ही इस पे रूल बना सकती है, कोई लॉ ला सकती है। तो ये था 5 से लेके 11 तक। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि जो आपकी सिटीजनशिप है वो कौन से भाग में है, कौन से पार्ट में है, तो आपका सेकंड पार्ट यानी भाग 2 हो जाएगा। और आर्टिकल पूछा तो 5 से 11 हो जाएगा। मोस्टली इनमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका फॉरेन कंट्री में, यानी जो आर्टिकल आपका 9 है, ये इम्पोर्टेंट है आपका, क्योंकि इसमें जब आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी भारत की जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाती है। और ये जो 5, 6 और 7 इसमें सिमिलरिटी है, मतलब जो भारत में रहे थे, जो बंटवारा हुआ था तो उसमें कितना लोग यहाँ रहे थे, कितना लोग पाकिस्तान गए थे, कुछ लोग फिर बाद में जाके वापस आ गए, उनके लिए बराबर थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस किया है इसमें। हम आज का ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं यूनेस्को को। अगर यूनेस्को की फुल फॉर्म देखते हैं तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। तो यूनाइटेड नेशंस भी आपकी जो आपका यूनेस्को है आपकी यूनाइटेड नेशंस की एक शाखा है, मतलब ये भी यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत आती है। और इसको फॉर्म किया गया था आपका 16 नवंबर 1945 को, और इसका हेड क्वार्टर है आपका पेरिस में। उसके अलावा ये इसके हेड हैं आपके ऑड्रे ऑजोले। आपने देखा होगा यूनेस्को साइट बना देते हैं, कोई भी पुरानी जो जगह होती है उसको यूनेस्को साइट बना दिया जाता है, कोई भी मतलब हेरिटेज साइट बना दिया जाता है, वो सारी यूनेस्को में आती है। हेडक्वार्टर इसका फ्रांस में है, पेरिस में। जैसे अपना लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, सबको हेरिटेज साइट घोषित किया है, इनको मतलब संरक्षण प्रदान किया है इसने। तो इसमें क्या है, ये इट सिक्स बिल्ड पीस थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशनल, द साइंटिफिक एंड द कल्चरल, इन सब में किया गया है, मतलब इसको पीस, आपको शांति स्थापित करना है। इसमें 193 मेंबर हैं आपके यूनेस्को में, और इसमें 11 एसोसिएटिव मेंबर हैं। 2020 तक के ये आंकड़े हैं आपके। देखिए 193 मेंबर आपके यूनाइटेड नेशंस में भी हैं और इसमें भी हैं, लेकिन इसमें कुछ से मेंबर जो यूनेस्को के मेंबर है वो यूएन के मेंबर नहीं है, और कुछ 3 जो यूएन के मेंबर है वो यूनेस्को मेंबर। क्या देख लेते हैं, जो 3 यूनेस्को मेंबर हैं लेकिन यूएन के मेंबर नहीं है, यूनेस्को में है 3, कौन कौन से हैं? कुक आइसलैंड, न्यू और आपका पैलेस्टाइन यानी फिलिस्तीन। आपके जो 3 ये आपके जो देश हैं वो आप में मतलब इसमें नहीं है, आपके यूएन में नहीं है, लेकिन आपकी यूनेस्को में है। आपको इजराइल और आपका लेचेस्टीन और यूनाइटेड स्टेट्स आर नॉट यूनेस्को, मतलब आर नॉट यूनेस्को मेंबर। ये यूनेस्को में नहीं है। यूनाइटेड स्टेट मतलब अमेरिका भी यूनेस्को में नहीं है, लेकिन ये सारे यूएन यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं। देखो यूनाइटेड नेशंस में 3 हैं, बाकी यूनेस्को में 3 नहीं है, और जो यूनेस्को में 3 हैं वो आपके यूएन में नहीं है, यानी यूनाइटेड नेशंस में नहीं है। तो आपको 3 जो नाम है मैंने थोड़े से हाईलाइट किए हैं। यूनेस्को ये ऑब्जेक्टिव्स कुछ मैंने यहाँ पर नोट किए हैं, जैसे अटेनिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, मतलब सबको क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए। मोबिलाइजिंग साइंस नॉलेज एंड पॉलिसी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब जो साइंस नॉलेज है वो स्प्रेड होनी चाहिए एक दूसरे में, एक देश से दूसरे देश में भी होनी चाहिए।
एड्रेसिंग इमर्जिंग सोशल एंड एथनिकल चैलेंज, जो भी चैलेंज आ रहे हैं सोशल या फिर एथनिकल, वो आपको उनके बारे में सबके लिए जागरूकता होनी चाहिए। फॉरेस्टिंग कल्चरल डाइवर्सिटी, इंटर कल्चरल डायलॉग एंड ए कल्चर ऑफ पीस, मतलब जो शांति है, शांति की संस्कृति, या फिर जो आपकी डाइवर्सिटी है, आपको सबको एक दूसरे से मतलब सीखना चाहिए। बिल्डिंग इंक्लूसिव नॉलेज सोसाइटीज थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस, और लास्ट वाला फोकसिंग ऑन ग्लोबल प्रायोरिटीज एरिया अफ्रीका एंड जनरल पॉलिटी। ये कुछ मतलब पॉइंट्स है जो मैंने नोट किए। यूपीएससी के एस्पिरेंट जिसको ज़्यादा ध्यान देंगे, नॉर्मल के लिए हमें 2-3 ही चीज़ें याद रखनी है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, इसको फॉर्मेशन कब किया था, इसके मेंबर कितने हैं, और ये 3 मेंबर भी देख लेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम कुछ वन लाइनर देखते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है दीपा मलिक को, जो निक्षय मित्रा है उसका ब्रांड एम्बेसडर, इसको अपॉइंट किया है डॉक्टर दीपा मलिक को। उसके अलावा तमिलनाडु जो है सरकार है, उन्होंने मतलब तमिलनाडु जो राज्य है उसने अपना पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट को, मतलब उनकी बनी है पहली, तमिलनाडु की पहली हेरिटेज साइट है, काफ़ी चर्चा में है, और ये अरेटापट्टी मदुरई में स्थित है आपकी। तो इसको मतलब आपको याद रखना जगह का नाम है, मदुरई याद रखेंगे तो भी ठीक है। और ये तमिलनाडु की पहली मतलब हेरिटेज साइट है, जैव विविधता पार्क बोलते हैं हिंदी में इसको, जैव विविधता स्थल, विरासत स्थल। उसके अलावा अभी एक जो मॉर्निंग कंसल्ट जो आपकी रेटिंग एजेंसी है, उसने मतलब आंकड़ा दिया है जिसमें नरेंद्र मोदी को इस बार भी 2022 में भी 77% के साथ सबसे टॉप पॉपुलर जो आपके लीडर हैं उसको रेटिंग को टॉप में रखा है। उसके अलावा एक राखी कपूर आपकी, देखिए यहाँ पर राखी कपूर की बात हो रही है, राखी सावंत की बात नहीं हो रही है। राखी कपूर आपकी एक ऑथर और फिजियोथेरेपिस्ट हैं। इन्होंने अपनी एक बुक लॉन्च की है, उस बुक का नाम है आपके नाउ यू ब्रीथ ओवरकमिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स एंड अब्यूज। इसमें रिलेशनशिप्स, टॉक्सिक जो रिलेशनशिप्स हैं उसके बारे में इन्होंने बात की है। तो ये उनकी, थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। और आपको छोड़े जाते हैं हम एक प्रश्न के साथ, जिसमें प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन दोगुनी करने का फैसला किया है। मैं इसको पढ़ा चुका हूँ आपको। आपके ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, पंजाब और महाराष्ट्र। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ, जिनसे उनको भी आगे आने वाली परीक्षाओं में मदद मिल सके। और हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।